बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट मीडिया। देखिए भैया, हमें कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर देखना है अलग अलग मीडियम के अंदर में। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस केस फर्स्ट, if lens placed in rarer medium, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस रेयर मीडियम में रखा है तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, बिहेवियर क्या होता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका रेयर मीडियम में रखा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, देखते जरा, चेक करते इसे। भाई बोलिए, बताओ, पहले बता रहा हूं, मेरे गुस्सा आ जाएगा, हम भाई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपने केवल इसको आज तक लाइट को कन्वर्ज करते हुए देखा होगा। यहां पर भी ये कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन अभी देखना, ये पैरेलल बीम आ रही है, ये पैरेलल बीम आ रही है और मैं दूसरे फेस से ही कन्वर्ज करा रहा हूं, मतलब दूसरे फेस से ही रिफ्रैक्शन करा रहा हूं, बाकी और फेस से नहीं। अच्छा, दूसरा फेस का सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में राइट में। दूसरे फेस का सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में। तो नॉर्मल इस तरह से खींचेगा। अब आपको पता है लेंस कहां पे रखा हुआ है, यानी लेंस खुद क्या है, डेंसर है, और इसके बाहर क्या है, और हमें पता लाइट अगर डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर की तरफ, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे दूर बेंट होती है लाइट, और इस तरीके से लाइट अभी भी कन्वर्ज ही हो रही है, यानी अभी कोई नई चीज नहीं मिली है। यानी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तभी तक कन्वर्जिंग बिहेव करता है जब तक वो कहां पे रखा होता है, रेयर और मीडियम में। अब ध्यान दीजिए, दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इफ लेंस, convex lens placed in a medium of refractive index same as convex lens। कह रहा भैया कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को इस बार हमने उस मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस के ही बराबर है। अब ध्यान दीजिए भैया, अब तक लाइट को ऐसे कन्वर्ज होते देखा होगा आपने, अब देखो क्या होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। और जो जिससे पूछने वाला हूं समझ में क्या होगा, शायद कि मेरे से पूछा जाएगा। ये पैरेलल बीम है और हमने बना दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का और बाहर का जो मीडियम है, मुझे पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो मैंने दोनों को म्यू में लिख दिया। जब लाइट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आती है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, यानी ये रे सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगी। आज तक देखा है कॉन्वेक्स लेंस कभी ऐसी अपनी तरफ आने वाली रे को सीधे आने में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को ना तो कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, कब, जब वो एक ऐसे मीडियम में रखा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसके बराबर होगा। समझ गए। अब देखिए तीसरा केस, लास्ट। आखिरी केस है, केस थर्ड। इफ लेंस इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, लेंस कहां पे प्लेस्ड है, कौन सा लेंस है,
कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहते हो। कन्वर्जिंग नहीं बोलूंगा मैं, कॉन्वेक्स बोलूंगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। क्या ये वाला केस कन्वर्ज कर रहा है क्या लाइट को? कॉन्वेक्स होने के बावजूद भी लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। अब देखो, हमने इस बार उस मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस से भी ज्यादा है। लाइट गई इस तरीके से, ये नॉर्मल है। आपको पता है जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है वो डेंसर है, तो ये खुद क्या है और वो क्या है, डेंसर है। लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंट जाती है, यानी ये ऐसे हो जाएगी। हाँ, ये क्या हो गया, इसको तो मैं कन्वर्जिंग लेंस कहता था, लेकिन ये लाइट को डाइवर्ज करते रहे। यानी कोई भी लेंस लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज तभी करता है जब उसका मीडियम उसके अकॉर्डिंग हो। मीडियम के अकॉर्डिंग हो। अगर मान लीजिए मीडियम डेंसर है, कॉन्वेक्स लेंस लिया आपने, मीडियम आपका बाहर का रेयर है, तो कन्वर्ज करेगा पहले केस की तरह। बाहर का मीडियम अगर लेंस के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरी करता है तो लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइट जैसी आ रही वैसी निकल जाएगी। और अगर बाहर का मीडियम है, यदि आपका लेंस के रिस्पेक्ट में डेंसर है, यानी लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर मीडियम का, तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस बिकम, इस केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स बिकम डाइवर्ज, कॉन्वेक्स बिकम लेंस बिकम कॉनकेव। ठीक है, इस केस में कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा, कॉनकेव की तरह बन जाएगा। ये भी लाइट को डाइवर्ज करना लगेगा। समझ गया? अब बिल्कुल यही तीनों केस कॉपी निकालो और कनकेव लेंस के साथ करके दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से निकालो। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस बिहेवियर, ठीक है। पहले केस में कॉनकेव लेंस एक ऐसे मीडियम में रखा था, इसका ओए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 मान लो, चलो μ1, इसका क्या है μ2। पहले केस में μ1 क्या है, μ2 से ज्यादा है, ठीक है। पैरेलल लाइट आई, सन का मन राइट में, तो नॉर्मल इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। क्या कहता है, लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है नॉर्मल से दूर बेंट होती है। यानी इसकी प्रॉपर्टी बिन रही है जो है, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। क्या है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। यानी कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग की तरह तभी तक बिहेव करता है जब वो ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या उससे कम है। दूसरे केस में मैंने इस लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसी के बराबर है। ये μ1 है, ये μ2 है। लेफ्ट में आपको पता भैया, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा, लाइट सीधी सीधी क्या होगी, निकल जाएगी। तीसरे केस में, ठीक है, अब देखिए ये n1 μ1 है और μ2 है, और बोल रहा है μ2 इस बार क्या है, μ1 से ज्यादा है। तो μ2 अगर μ1 से ज्यादा नहीं, बाहर डेंसर मीडियम है, अंदर क्या रेयर है। डेंसर मीडियम में आने में लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ये बेंट हो गई इधर, ये भी इधर बेंट हो गई, और इस बार क्या होगा, बिहेव एज कॉनकेव लेंस, बिहेव एज कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। यानी लेंस की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह के मीडियम में वो रखा गया है।
डेंसर में रखा गया, रेयर में रखा गया, तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी को लगातार क्या करेगा भैया, चेंज करता रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये लेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करा दिया, लेंस फॉर्मूला करा दिया, लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल करा दिए, लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल करा दिए। ठीक है, अभी आज आपका नया टॉपिक चालू होगा जिसका नाम है भैया प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रिज्म। प्रिज्म, देखिए, अगर रे ऑप्टिक्स में से ज्यादा अगर कुछ आता तो यही है, प्रिज्म। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, प्रिज्म। ठीक है, ये है आपका प्रिज्म। इस स्ट्रक्चर को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रिज्म का बेस, इस टॉप को हम प्रिज्म का अपेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इन दोनों सरफेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें प्रिज्म में आपको पढ़ना है डेविएशन। क्या पढ़ना है? चलो भैया देखते हैं डेविएशन क्या है। डेविएशन डेल्टा से लिखते हैं, होता क्या है? तो ये प्रिज्म है। अब मैं देखूं तो इस प्रिज्म का ये क्या है, इस वाले फेस का नॉर्मल ये है। ये क्या है, नॉर्मल है। चलो इसको इससे खींच देता हूं। इस वाले फेस पे नॉर्मल है। ठीक है, अब ये क्या इंसिडेंट रे है, ये क्या है, एंगल कितना हो गया, I1। क्या हुआ, I1। लाइट कहां से आ रही है, रेयर से। ये रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर है। ये फिर क्या है, रेयर है। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बैंड जाती है, बैंड हो गई। ये क्या हो गया, R1 हो गया। क्या हो गया? अब लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, कहा जा रही है, तो डेंसर से रेयर जाने पर लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये हट गई। इसे कहते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे। ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। और ये किसकी डायरेक्शन है, एमरजेंट रे की डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, डेविएशन। क्या कहते हैं इसे, डेविएशन। तो देखते भैया डेविएशन को बनाते हैं। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, ये एमरजेंट रे, ये एमरजेंट रे की डायरेक्शन है। ठीक है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसे? तो यहां पे डेफिनेशन लिखी जाएगी, डेविएशन की। इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। एमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये एंगल कितना है, कोई मेरे को बताएगा, ये एंगल कितना है? देखिए ये I1 है ना, तो ये भी I1 होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन है, तो ये I1 है, तो ये भी क्या होगा, I1 होगा। तो अगर ये पूरा I1 है, ये पूरा, ये क्या है, तो ये क्या होगा, I1 माइनस,
चलो भैया लिख देते हैं I1 माइनस R1। अच्छा यहां पर एंगल बता रहा हूं, ये क्या भैया आपका I2 होगा और ये क्या होगा R2 होगा, क्योंकि लाइट वापसी यहाँ पे मिरर रख देता हूं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया मिरर, मिरर पड़ने की वजह से लाइट क्या होगी दोबारा बाउंस बैक करके इस तरीके से ऐसे करके ऐसे आगे, तो ये क्या होगा I2 हो जाएगा और ये क्या होगा R2 हो जाएगा। बात नहीं खत्म हो रही है ना। ये पूरा एंगल I2 है, ये पूरा कितना होगा I2, ये R2 है तो क्या होगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। अच्छा यहाँ पे डेल्टा क्या है, चलो नाम देता हूं पहले मैं, इस एंगल को हम ए कहते हैं, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है ओ। तो इन ट्राइंगल ओ ओ बी डी, अगर ओबीडी ट्राइंगल में आते हैं तो ओबीडी ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो डेल्टा होगा वह एक्सटीरियर एंगल है और I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 क्या है, तो आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू में क्या होगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस इन दोनों के सम के बराबर आएगा, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस, इसे कर दो पहली इक्वेशन, इसे कर दो पहली इक्वेशन। तो रिजल्ट मैं अभी बता दूं फेल होगा तो कम से कम 3 सब्जेक्ट में। ये रिलेशन आ गया। अब देखिए भैया, अगर आपको पता होगा ये एक नीचे ट्राइंगल भी बन रहा है अपने पास बी डी सी, बीडीसी में मुझे एक एंगल पता है R1, दूसरा एंगल भी पता है मुझे R2, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, पता है ना भाई। चलो तो इस ट्राइंगल में देखते हैं, तो इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में अगर देखोगे तो एंगल सी जो होगा वो 180 माइनस R1 प्लस R2 के सम के बराबर आएगा, ठीक है R2 के सम के बराबर आएगा। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई, इसको भी साइड में करते हैं। अब हम लेते हैं भैया एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में अगर आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, 90 दोनों 90 90 हो गए। ये एंगल कितना है ए है ही एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको आप कहते हो, और ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया एंगल सी कितना है। चलो भैया तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हम देखेंगे कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम क्या आएगा 360 डिग्री आने वाला है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है तो ए ही है, एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल सॉरी सी की वैल्यू क्या है ये नहीं 180 माइनस R1 प्लस R2, ये एंगल सी की वैल्यू है और एंगल डी की वैल्यू भी क्या है 90 डिग्री, बराबर में क्या हुआ 360। अगर भाई जी इसे देखोगे तो 90 180 और 90 360 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो आपको क्या मिल रहा है भैया ए बराबर में R1 प्लस R2, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या रखी है ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है
एंगल ऑफ प्रिज्म। तो चलो भैया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या भैया, R1 प्लस R2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो भैया क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 ऐसे लिख दो, और R1 प्लस R2 यहाँ पे क्या लिख दो, A। यही है आपका डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, यही है आपके डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। प्रिज्म के अंदर डेविएशन क्या होती है, तो इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, इंसिडेंट का मतलब होता है जो एंट्री मार रही है प्रिज्म के अंदर, और एमरजेंट रे का मतलब होता है जो बाहर निकल रही है प्रिज्म के बाहर निकल रही है। ठीक है, समझ गए। चलो भैया, अब यहां पर ये हो गया अपना, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसमें एक टॉपिक है, ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब भैया ये एक्टिविटी है, एक तरह से प्रैक्टिकल भी है। ये आपको लैब में ले आएंगे, आपको एक प्लेन शीट देंगे, प्रिज्म देंगे, ठीक है। प्रिज्म देने के बाद आपको प्रिज्म शीट के ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। और प्रिज्म को ऐसा खड़ा करके, मतलब जिसमें ट्रायंगुलर शेप उसकी रहे, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिज्म को खड़ा कर देना है, ठीक है। और इसके चारों ओर बॉर्डर कर देना है पेंसिल से ऐसा, ठीक है। उसके बाद एक साइड में आप दो कील गाड़ दोगे, ठीक है। उसको दूसरे फेस से देखोगे उसको, तो आपको वो कील सीधी, ये दोनों कील ना सीधी डायरेक्शन में इधर दिखेंगे कहीं पे, इस वाले फेस पे। तो ये तो होगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये होगी आपकी एमरजेंट रे, और उनके बीच का एंगल क्या हो गया, डेल्टा। ये पक्का करोगे क्योंकि ये सिलेबस में है आपके, शायद कहीं ने कर भी रखी होगी, ठीक है। तो माउंट में ओमपाल को केवल यही आता है, तो वो आपको ये जरूर कराएगा क्योंकि आसान है काफी ज्यादा, ठीक है, ये पक्का करा देगा, ठीक है। तो ये कम से कम आपको 4 रीडिंग लेनी होती है, इसमें 4 या 5 रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। 4 या 5, भाई प्लीज देखिए, तो लीजिए, जब आप 4 या 5 रीडिंग ले लेते हो उसमें, तो आप देखते हो कि डेल्टा सबसे कम कहां पर है, ये डेल्टा यानी डेविएशन सबसे कम कहां पर है। तो आप देखोगे ये डेल्टा सबसे कम कब है, जब I1 I2 के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और R1 उसी कंडीशन में R2 के क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, समझ गए। तो ये आप प्रैक्टिकल से करोगे, मैं वही लिख रहा हूं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्योंकि इसके बगैर प्रिज्म फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में क्या लिखा है, बाय एक्सपेरिमेंट, मैं लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंट। देखिए मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंट डेविएशन आपकी मिनिमम कब होगी, डेविएशन क्या है, किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे, और ये मिनिमम जब ही होगी वैन वैन I1 बराबर में I2 बराबर में, इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम, या R1 बराबर में R2 बराबर में क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। एक तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात लास्ट है, क्या, कि ये जो रे आ जा रही है आपकी, ये वाली रे, ये वाली रे BD, ये जो BD है, मिनिमम डेविएशन की 3 कंडीशन होती हैं। पहला I1 बराबर में, दूसरा R1 बराबर में, और तीसरा ये जो BD है जो अंदर से आ रही है इसके रे, वो इस बेस के क्या हो, पैरेलल हो, इस बेस के क्या हो, तो भैया BD पैरेलल टू BD रे, पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के क्या हो भैया, पैरेलल। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपकी मिनिमम डेविएशन होती है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन मेंशन्ड है तो समझ जाना भैया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन है, और मिनिमम डेविएशन के लिए ही आप प्रिंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। प्रिंस फॉर्मूला आने की संभावना 110% है, मैं बोल रहा हूं आपके पेपर में मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, ऐसे में नहीं मिलेगा। प्रिंस फॉर्मूला आएगा, सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। तो भैया अब मैं कराने जा रहा हूं आपको प्रिंस फॉर्मूला, जो कि इसी के ऊपर वैलिड है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन पे। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला देखिए बहुत आसान है,
ठीक है, और ये जब भी वैलिड होगा जब मिनिमम डेविएशन होगी। क्या होगी? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के केस में ही आपका प्रिंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, इसका यूज क्या होता है? टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन फ्लूइड। देखिए, प्रिज्म जो आता है ना, ये प्रिज्म जो प्रिज्म फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकालता हूं, ये ऑनलाइन पे, ऑनलाइन वो क्या कहते हैं जो साइट होती है उसमें आपको मिल जाएगा होलो प्रिज्म। उस होलो प्रिज्म के अंदर हम डालते हैं फ्लूइड जिसका भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, उसको डाल करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। उससे पहले 4-5 रीडिंग लेंगे, 4-5 रीडिंग में सबसे मिनिमम डेविएशन जब आएगी, यानी ये कंडीशन जैसी आई, मिनिमम डेविएशन कंडीशन आ गई, उसी वक्त हम प्रिज्म फॉर्मूले को अप्लाई करके उस अंदर के लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। क्या कर क्या क्या किस इस्तेमाल में आता है प्रिज्म फॉर्मूला? टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन फ्लूइड्स। ये है आपका प्रिज्म। अब ऊपर से होलो प्रिज्म होता है, ऊपर से आप फ्लूइड भर सकते हो, फ्लूइड भर करके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ढक्कन लगा करके। तो ध्यान दीजिए भैया, ये क्या है अभी आपका? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये आपकी इंसिडेंट रे I1, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? R। समझ गया? परले वाले फेस पे बिल्कुल होगा, मैं इसी फेस पे कर रहा हूं केवल, ऐसे आ रही है लाइट। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबको ज्ञात है, एयर होगी, क्या होगा? 1। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मैंने मान लिया म्यू। अननोन है, मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसी को निकालना है मुझे। ठीक है, कब अप्लाई होगा? जब आपकी मिनिमम डेविएशन कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मिनिमम डेविएशन मतलब कि डेल्टा की वैल्यू, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में सबसे कम एंगल जब आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। हर्ष स्नेल्स लॉ क्या कहता है? हर्ष, हर्ष बोल रहा है, बोल। हर्ष तू ही तो है ना, बोल। कम से कम सही तो बता ले, बता रहा है तो। म्यू 1 साइन आई, पता नहीं आपको वहां पे कौन पाए, यहाँ पे आने पास म्यू 1 साइन आई बराबर में म्यू 2 साइन आर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मुझे सारी वैल्यूज को रखना है। ठीक है, अब रुक जाओ, छोड़ो। पीछे मैंने कुछ रिलेशन बता रखे हैं, जैसे एक रिलेशन अपना ये है, ये, और एक रिलेशन अपना क्या है? ये। अच्छी, एक रिलेशन हमने पीछे ये निकाला है, एक रिलेशन ये निकाला है। इन दोनों रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हमने ये लगा दिया, हम जानते वी नो, क्या जानते हैं? R1 + R2 किसके बराबर होता है? एक एक। R1 + R2 किसके बराबर होगा? हम क्या निकाल रहे हैं? प्रिंस फॉर्मूला। प्रिंस फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? मिनिमम डेविएशन में R1 किसके बराबर होता है? यानी R बराबर होगा तो ये R+R बराबर में A, 2R बराबर में A, तो R इक्वल्स में क्या हुआ? A/2। R की वैल्यू आ गई, यानी R की जगह पे हमें A/2 पुट करना है। दूसरा, एंड हमने भी पढ़ा था डेविएशन इक्वल्स टू I1 + I2 -A। अच्छा, डेविएशन को मैं क्या कर दूं? मिनिमम कर दूं। क्या कर दूं? तो I1 I2 के क्या होगा? बराबर होगा, I कर दिया -A। I1 बराबर में I2 बराबर में I, है ना? तो ये आएगा आपका 2I -A। तो I की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। ये आ गया, यानी R की वैल्यू हमें रखनी है और I की वैल्यू वो रखनी है। ठीक है, सो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट हेड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। म्यू वन क्या है भैया? 1 है। साइन आई क्या है? आई क्या निकाला मैंने? डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में क्या हो गया? 2 बराबर म्यू टू क्या है? अननोन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और साइन आर क्या निकला है? ए बाय में 2। ठीक है, तो सारे को सॉल्व करो तो म्यू क्या आएगा? साइन डेल्टा साइन डेल्टा मिनिमम अपॉन में साइन आर बाय में 2, दैट इज द ए बाय में 2। ठीक है, ये आ गया आपका प्रिज्म फॉर्मूला। ये 3 नंबर का आएगा प्लस 2 नंबर का इसके साथ न्यूमेरिकल अटैच होगा। ठीक है, अभी इससे लग करके एक टॉपिक है थिन प्रिज्म फॉर्मूला, कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? है आसान है, अगली क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले आज वो टॉपिक कराता हूं। थिन प्रिज्म फॉर्मूला, थिन प्रिज्म देखिए, जब मैं थिन प्रिज्म फॉर्मूला की बात करूंगा, थिन प्रिज्म फॉर्मूला की बात करूंगा, तो एजम्पशन क्या लेनी है आपको? एजम्पशन सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं। देखिए, थिन प्रिज्म फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या थिन प्रिज्म फॉर्मूला जब भी वैलिड होगा जब एंगल क्या होंगे? छोटे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आगे आपके 2-3 टॉपिक है डिफ्रैक्शन वगैरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें, थिन प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा क्या होगा? थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? जब थीटा टेंस टू क्या होगा? बहुत छोटा होगा। चलो देखते हैं। वी नो, अभी प्रिज्म फॉर्मूला निकाला मैंने, क्या निकाला? साइन डेल्टा प्लस ए अपॉन में 2 और साइन ए बाय में 2, है ना? हमें पता है एंगल छोटे हैं, ये सारे एंगल छोटे हैं। गिवन एंगल्स आर स्मॉल, सो म्यू इक्वल्स टू में साइन हटा दो ऊपर से, ये क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन में 2, और ये क्या होगा? ए बाय में 2। ए 2 से 2 क्या होगा? तो क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन में ए। इसको आप लिखोगे डेल्टा ए बराबर में क्या होगा? म्यू ए। क्या होगा? इसको पल्ली साइड में ले आओ, तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल्स टू में म्यू ए माइनस ए। तो डेल्टा इक्वल्स टू में ए म्यू माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बताता है आपको कि अगर किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए, किसी, तो उसके अंदर डेविएशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डेविएशन इज डायरेक्टली टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है भैया, अभी कह रही है प्रिज्म वाला टॉपिक है, इसको मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, अगली क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चालू करूंगा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।